हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आज इस क्लास में। तो हम यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, बिल्कुल अच्छे से उसे सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर तैयार होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आपको पेपर देना है तो आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर उसका एकदम अच्छे से तैयार रखिए, उसे हल कीजिए। तो बिल्कुल आइए साथ में हम लोग हल करते हैं। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, सारे क्वेश्चन तैयार होंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो आज हम देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम का जून 2007 में आया हुआ हिंदी का पेपर। ये जून 2007 का है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। पहला प्रश्न दिया है कि निम्न बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो आपके सामने विकल्प है अवधी, ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली। तो पता है हमको कि मैथिली भाषा जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। मैथिली नहीं बोली जाती है क्योंकि ये बिहार की भाषा है। ठीक, बाकी अवधी तो आपका बोला जाता है, ब्रज भी बोला जाता है, खड़ी बोली भी बोला जाता है, लेकिन मैथिली नहीं बोला जाता है। मैथिली कहाँ की भाषा है? तो ये है बिहार की भाषा। तो हमारा आंसर सी राइट है। अब हम देख लेते हैं व्याख्या को। व्याख्या को भी हल करना बहुत ज़रूरी है। तो अवधी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, प्रतापगढ़, इलाहाबाद आदि जिलों में बोली जाती है। तो अवधी उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में बोली जाती है? फैजाबाद, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद। ये आपको ध्यान देना है। अब है ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा। ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो मथुरा में, मथुरा तो केंद्रीय है, आगरा में भी बोला जाता है, अलीगढ़ में भी बोला जाता है और एटा में भी बोला जाता है ब्रज भाषा और इत्यादि। अब देखना है खड़ी बोली। खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो खड़ी बोली उत्तर प्रदेश के मेरठ, मेरठ तो खड़ी बोली का केंद्रीय है, मेरठ में, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। जबकि मैथिली बिहारी हिंदी की बोली है। मैथिली कहाँ की बोली है? बिहारी हिंदी की बोली है और यह बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया इत्यादि जिलों में बोली जाती है। तो मैथिली कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो ये बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया इत्यादि जिलों में बोली जाती है। ये आपको ध्यान देना है। तो हमने व्याख्या भी देख लिया कि अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है, ब्रज भाषा, खड़ी बोली और मैथिली। तो पहला प्रश्न का हमारा आंसर सी हो गया कि मैथिली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अब आते हैं हम दूसरे नंबर के प्रश्न पे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इंसा अल्लाह खां और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो पुरानी हिंदी नामकरण किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ऑप्शन डी हमारा राइट है। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया है। तो ऐसे भी प्रश्न बनता है कि सबसे पहले उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया है? तो गुलेरी जी ने दिया है। अब शुक्ल जी का भी देख लेते हैं कि शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या नाम दिया है। शुक्ल जी ने उत्तर अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो इन्होंने प्राकृताभास हिंदी कहा है।
इन्होंने उत्तरभ्रंश को क्या कहा है? प्राकृताभास हिंदी कहा है। और भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ठ कहा है। चलिए 3 नंबर का प्रश्न है हमारे सामने कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली। ये आपको ध्यान देना है। व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मान्यता मिली थी। इस तिथि को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया था। 14 सितंबर को ही प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 ईस्वी को ही। हमारा 4 नंबर का प्रश्न है कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। च वर्ग में आएगा ना, च छ ज झ इया। तो च वर्ग हमारा तालव्य वर्ग है, तो च वर्ग में छ भी आएगा, तो ये भी हमारा तालव्य वर्ण हुआ। व्याख्या है, उच्चारण स्थान देख लीजिए। पहला तो कंठ है, फिर तालु है, फिर मूर्धा है, फिर दंत है, फिर ओष्ठ है, दंतोष्ठ है, कंठ तालु है, कंठ मूर्धा है। तो कंठ ध्वनि में कौन कौन से आ जाएंगे? तो पहला तो आपका क वर्ग आ जाएगा। क ख ग घ अंग, ये क्या है? कंठ वर्ण है। फिर अ आ, ये भी कंठ वर्ण है। अ आ, ये भी क्या है? कंठ वर्ण है। और ह भी मोस्ट है, ह भी कंठ वर्ण में आता है। और विसर्ग भी क्या है? तो विसर्ग भी कंठ वर्ण है। तो आपको ध्यान देना है कि क ख ग घ अंग, अ आ, ह और विसर्ग, ये आपके कंठ वर्ण हैं। फिर है तालु या तालव्य वर्ण। तो इसमें आ जाएगा च छ ज झ इया ई य श ज्ञ, ये तालव्य वर्ण में आ जाएगा। च छ ज झ इया, छोटी ई, बड़ी ई, य तालव्य श और ज्ञ। फिर है मूर्धन्य वर्ण। तो मूर्धन्य वर्ण में आपका आ जाएगा ट ठ ड ढ अढ़ री र और मूर्धन्य श। र को भी आपको ध्यान देना है, ये क्या है? मूर्धन्य वर्ण है। बाकी ट वर्ग में ट ठ ड ढ अढ़, ये तो मूर्धन्य वर्ण है ही, और री भी है, और ये तो आपका मूर्धा से है ही, मूर्धा स। फिर आता है दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण में क्या हो जाएगा? त थ द ध न रि ल श। त थ द ध न रि ल श, ये आपके दंत्य वर्ण हैं। तो त वर्ग के सभी वर्ण जो हैं वो दंत्य वर्ण में आते हैं, पता है। रि भी आ जाएगा। ल को आपको ध्यान देना है कि ल क्या है? ल दंत्य वर्ण है। ऋतु लशाना दंता, संस्कृत का सूत्र होता है ना, तो जो ल है वो दंत्य वर्ण है। फिर ओष्ठ वर्ण में क्या क्या है? तो ओष्ठ वर्ण में है प फ ब भ म उ। तो ये आपका ओष्ठ वर्ण हो गया। पहला तो प वर्ग आ जाएगा ओष्ठ वर्ण में, फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये भी ओष्ठ में आता है। अब आता है दंतोष्ठ, जो दंत और ओष्ठ से मिलके बना है, तो उसे क्या कहते हैं? दंत्योष्ठ कहते हैं। तो दंत्योष्ठ में आपका आ जाएगा व और फ, व और फ आपका आ जाएगा दंतोष्ठ में। जिनका उच्चारण करते समय दांत और ओठ दोनों का प्रयोग होता है, उन्हें हम दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। फिर कंठ तालु, जो कंठ और तालु दोनों से मिलके बने हो, उन्हें क्या कहते हैं? कंठ तालु वर्ण कहते हैं। तो ए और
ए और ए क्या है आपके? कंठ तालु वर्ण हैं। कंठ मूर्धा, कंठ मूर्धा वर्ण कौन है? तो क्षत्रिय छ आपका कंठ मूर्धा है। क्यों? क्योंकि जो छ बना है वो क, आधा क और प्लस स से मिलके बना है। ठीक, तो मिलके बना है क्षत्रिय। तो ये क्या हो गया? क आपका कंठ वर्ण है और स आपका मूर्धा श है, तो कंठ और मूर्धा से मिलके छ बना है, इसीलिए इसको कंठ मूर्धा कहते हैं। फिर है आपका कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ में क्या आएगा? ओ और औ आ जाएगा। ओ और औ कंठोष्ठ है। फिर तालु मूर्धा, तालु मूर्धा में स्र आता है, क्योंकि स और र से मिलके बना है, तो ये तालु मूर्धा में आ जाएगा। फिर है आपका दंत मूर्धा, तो जो त्र है ना, त्र, ये दंत मूर्धा में आ जाएगा। फिर है अनुनासिक नासिका, तो ये है अंग, इय, अड़, न, म और अनुस्वार, इनको हम अनुनासिक कहते हैं। वर्ग का पंचमाक्षर, इनको क्या कहते हैं? अनुनासिक। ठीक, अंग हो गया, इय हो गया, अड़ हो गया, न हो गया, म हो गया, इनको हम अनुनासिक वर्ण या नासिक के वर्ण कहते हैं। फिर दंत तालव्य, तो दंत तालव्य में आपका आ गया ज्ञ। ज्ञ किस में आएगा? तो दंत तालव्य में आएगा। ठीक, तो हमने व्याख्या को भी बिल्कुल अच्छे से देख लिया। आप लोगों का एक बार वर्ण भी रिवीजन हो गया होगा। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे अपने। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर का। 5 नंबर का प्रश्न है कि किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा बौद्ध सिद्ध। किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? तो बौद्ध सिद्ध रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। बौद्ध सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। यह नाम मुनिदत्त तथा अदय वज्र ने दिया है। तो सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया है? तो मुनिदत्त तथा अदय व्रज ने दिया है। ये मोस्ट है, ये आपको ध्यान देना है। मुनिदत्त तथा अदय व्रज ने संध्या भाषा नाम दिया है। अंतः साधनात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के कारण इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनकी भाषा को संध्या भाषा? क्योंकि साधनात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के कारण। फिर है आपका 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर में है कि कौन सी कृति जायसी की है? जायसी की रचना बताना है आपको। तो पहला है मधुमालती, मृगावती, कन्हावत, अनुराग बांसुरी। तो इसमें से जायसी की रचना आपकी कन्हावत हो जाएगी। कन्हावत किसकी है? तो जायसी की रचना है। जायसी ने लिखा है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कन्हावत। तो कन्हावत जायसी की है। बाकी कृतियों के बारे में भी देख लेते हैं। तो मधुमालती, मधुमालती तो मंझन की है और 1545 में लिखी गई है। मृगावती, मृगावती है 1503 में लिखी गई और कुतुबन की है। और अनुराग बांसुरी 1764 में लिखी गई है और नूर मोहम्मद की है। चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन पे। 7 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन जी हैं। इन्होंने ही आदिकाल को नाम सिद्ध सामंत काल दिया है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट है। आदिकाल को किसने क्या नाम दिया है देख लेते हैं। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। चारण काल ग्रियर्सन ने कहा है। वीर गाथा काल शुक्ल जी ने कहा है और बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो ये आदिकाल का नामकरण हो गया आपका। 8 नंबर का हमारा प्रश्न है कि मध्वाचार्य
किस संप्रदाय के संस्थापक थे? किस संप्रदाय के थे? तो मध्वाचार्य द्वैतवाद या द्वैत संप्रदाय के संस्थापक थे। मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो द्वैत संप्रदाय के। अब हम और संप्रदायों को देख लेते हैं, उनके संस्थापक को। तो द्वैतवाद के संस्थापक आचार्य मध्वाचार्य हैं, अद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं, शुद्धाद्वैतवाद के विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य हैं, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं और द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य हैं। द्वैतवाद के मध्वाचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य और द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य। फिर है 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन कि तुलसी की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? ये भी ध्यान देना है। तुलसी की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामलला नहछु, जानकी मंगल, हनुमान बाहु, रामाज्ञा प्रश्नावली। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसी की रचना रामाज्ञा प्रश्नावली का संबंध किससे है? तो ज्योतिष ज्ञान से है। तो ये हमें ध्यान देना है। फिर देख लेते हैं रामलला नहछु का विषय वस्तु क्या है? तो संस्कारों पर स्त्री गीत है, जानकी मंगल का राम सीता के विवाह का वर्णन है, हनुमान बाहुक में बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान जी की स्तुति की गई है और रामाज्ञा प्रश्नावली उनका ज्योतिष ग्रंथ है। फिर अगला है हमारा 10 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से कौन से रीति सिद्ध कवि हैं? रीति सिद्ध कवि बताना है हमें। देव हैं, बिहारी हैं, मतीराम हैं कि पद्माकर हैं? तो रीति सिद्ध कवियों में सबसे प्रमुख कवि आपके बिहारी हैं और विकल्प में दे दिया है, तो बिहारी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यतः बिहारी की ही गणना रीति सिद्ध कवियों में की जाती है। रीतिबद्ध कवियों में चिंतामणि, पद्माकर, देव, मतीराम इत्यादि कवि आते हैं। जो विकल्प में अन्य कवि दिए गए हैं, देव हो गए, मतीराम हो गए, पद्माकर हो गए, ये सब रीतिबद्ध कवि हैं और बिहारी हो गए, ये रीति सिद्ध कवि हैं। और रीति मुक्त में तो आपको पता ही है कि 5 कवि आते हैं, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। चलिए 11 नंबर का हमारा प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? भारतेंदु जी, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन कि राधा कृष्ण दास? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। ये मासिक पत्रिका थी, प्रयागराज से निकलती थी। कब निकलती थी? तो 1877 ईस्वी में, और संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। फिर कविवचन सुधा है, ये पत्रिका है भारतेंदु जी की और 1868 ईस्वी में ये निकलती थी। फिर है आनंद कादम्बनी, ये है 1881 ईस्वी में निकलती थी और मासिक पत्रिका है ये भी, और प्रेमघन ने इसका संपादक किया है। फिर है सरस्वती पत्रिका जो 1900 ईस्वी में निकलती थी और इसके संपादन राधा कृष्ण दास सरस्वती के संपादन मंडल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर का। 12 नंबर का प्रश्न है कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, इसके रचनाकार कौन हैं? शेर सिंह के शस्त्र समर्पण के निराला हैं, दिनकर हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं? तो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार प्रसाद जी हैं। कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद हैं। ये आपको ध्यान देना है। और ये जो कविता उनकी है किस में संकलित है? तो लहर में संकलित है। लहर में 4 कविताएं संकलित हैं प्रसाद जी की। तो उन चारों का नाम आपको कमेंट में बताना है कि लहर में कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं। एक तो यहाँ पे दे ही दिया है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, यही संकलित है। तो व्याख्या में दिया है
शेर सिंह का शस्त्र समर्पण प्रसाद की कविता है। राम की शक्ति पूजा निराला की है। दिल्ली कविता दिनकर की है। और झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अब आते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर का हमारा प्रश्न है, पंक्ति पूछा है कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। किसकी पंक्ति है? तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये पंक्ति बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने लिखा है। फिर आता है व्याख्या में दिया है, माखनलाल चतुर्वेदी की भी एक पंक्ति दिया है। क्या दिया है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। ये किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। फिर राम नरेश त्रिपाठी की भी दिया है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। ये किसकी है? तो राम नरेश त्रिपाठी की है। फिर सोहनलाल द्विवेदी की भी पंक्ति है। इनकी पंक्ति ये आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करती होगी, नहीं याद होगी सही से, तो इसको आप लोगों को ध्यान देना है। बाकी तो तीनों ऊपर की याद ही होंगी, बहुत चर्चित पंक्तियां हैं वो। क्या है इनकी पंक्ति? न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। किसकी पंक्ति है? तो सोहनलाल द्विवेदी की पंक्ति है, बढ़े चलो बढ़े चलो। चलिए 14 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 14 नंबर के प्रश्न में पूछा है कि इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? नकेनवादी, तो आपको पता है नकेनवादी में 3 कवि ही आते हैं, न से नलिन विलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और न से नरेश। तो केदारनाथ सिंह नहीं आएंगे, ये प्रयोगवाद में आते हैं। ठीक, तो केदारनाथ सिंह नकेनवादी कवि नहीं है। बाकी विकल्प में जो तीनों दिए गए हैं वो नकेनवादी कवि हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर का। 15 नंबर में देखिए यहाँ पे दिया भी है, नकेन में कौन कौन से आते हैं, व्याख्या भी पढ़ लेते हैं नकेनवाद की। तो नकेनवाद लगभग प्रयोगवाद के साथ साथ चलने वाली धारा है। ये धारा प्रयोगवाद के साथ चलती है, पर यह स्वतंत्र आंदोलन के रूप में 1956 ईस्वी में सामने आती है। पर स्वतंत्र रूप में ये 1956 में सामने आती है। और नकेनवाद का ही दूसरा नाम प्रपद्यवाद भी है। इसके संस्थापकों में 3 प्रमुख नाम है। नकेन, न से नलिन विलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और न से नरेश। और जबकि आपके केदारनाथ सिंह तीसरे शतक में 1959 ईस्वी में जो संकलित है उसके कवि हैं वो। चलिए 15 नंबर पे आते हैं, हरिजन गाथा। हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो हरिजन गाथा नागार्जुन की रचना है। धूमिल की भी नहीं है, जगूड़ी की भी नहीं है और आलोक धनवा की भी नहीं है। हरिजन गाथा कविता है, ये नागार्जुन ने लिखा है। तो बाकी रचनाकारों की भी कविता देख लेते हैं। तो हरिजन गाथा तो नागार्जुन की हो गया। मोची राम धूमिल की कविता है। बची हुई पृथ्वी जगूड़ी की है। और दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा की है। 16 नंबर का प्रश्न है हमारा। 16 नंबर में है कि कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? कृष्णा सोबती की रचना छांटना है। 4 विकल्प दिया गया है, विजन, आवा, जिंदगी नामा, चितकोबरा। तो कृष्णा सोबती की जो रचना है जिंदगी नामा है। बहुत ही फेमस रचना है इनकी जिंदगी नामा। ये क्या है? उपन्यास है जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का, तो ये ध्यान देना है। बाकी देख लेते हैं किसकी किसकी रचना है। तो विजन 2002 में लिखा गया और मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। आवा 1999 में लिखा गया और चित्रा मुदगल की है। आवा पे व्यास सम्मान भी मिल चुका है। और जिंदगी नामा 1979 में लिखा गया, कृष्णा सोबती की रचना है। और जिंदगी नामा पे कौन सा पुरस्कार मिला है ये आपको कमेंट में बताना है।
फिर चितकोबरा है मृदुला गर्ग का, ये भी 1979 में जिंदगी नामा के साथ ही लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का कि ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? अजय शुक्ला का, स्वदेश दीपक का, सुशील कुमार सिंह का कि विभू कुमार का? तो ताजमहल का टेंडर नाटक अजय शुक्ला का है। किसका नाटक है? तो अजय शुक्ला ने लिखा है ताजमहल का टेंडर। कब लिखा? 1999 में लिखा। किसने लिखा? तो अजय शुक्ला ने लिखा। फिर बाकी रचनाकारों का भी नाटक देख लेते हैं जो विकल्प में दिए गए हैं। सबसे उदास कविता नाटक किसका है? स्वदेश दीपक का है, 1998 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1998 में, और स्वदेश दीपक ने लिखा है। फिर सिंहासन खाली है लिखा गया 1974 में। किसने लिखा? तो सुशील कुमार सिंह ने लिखा। सिंहासन खाली है किसने लिखा? सुशील कुमार सिंह ने। फिर है कहे ईसा सुने मूसा, ये 1984 में लिखा गया, और किसने लिखा? तो विभू कुमार ने लिखा। कहे ईसा सुने मूसा, ये लिखा विभू कुमार ने। और सिंहासन खाली है सुशील कुमार सिंह का। सबसे उदास कविता स्वदेश दीपक का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 18 नंबर पे। 18 नंबर का प्रश्न है कि अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? भट्टनायक की है कि विश्वनाथ की है कि भट्टलोलट की है कि शंकुक की है? तो अनुमितिवाद जो अवधारणा है ये शंकुक की है। किसकी है? तो शंकुक की है। बाकी आचार्यों की भी अवधारणा देख लेते हैं। तो भट्टनायक का है भट्टलोलट का है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किसका है? तो भट्टलोलट का है। अनुमितिवाद शंकुक का है। भुक्तिवाद या भोगवाद भट्टनायक का है। और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए 19 नंबर पे आते हैं कि अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना है? अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म किसने कहा है? भामह ने, दंडी ने, मम्मट ने कि क्षेमेंद्र ने? तो अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म भामह ने कहा है। किसने कहा है? तो भामह ने। ऑप्शन ए हमारा क्या है? राइट है। ठीक नहीं, अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म दंडी ने कहा है। सॉरी मिस्टेक हो गया, क्योंकि दोनों अलंकारवादी आचार्य ही हैं, भामह भी हैं और दंडी भी है, इसीलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामह, लेकिन अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म दंडी ने कहा है। तो 19 नंबर का हमारा बी राइट आंसर है। अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म किसने कहा है? तो दंडी ने कहा है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रच्छते, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म ही अलंकार है। यह कथन दंडी का है और अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक भामह हैं, और जबकि मम्मट का कथन है कि अलंकृति पुनः क्वापी, और औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक क्षेमेंद्र हैं। तो काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार हैं, ये कहा है दंडी ने। फिर है 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन कि भक्ति रस को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? भक्ति रस को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हित हरिवंश हैं कि जीव गोस्वामी हैं, वल्लभाचार्य हैं कि रूप गोस्वामी हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूप गोस्वामी। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी एवं मधुसूदन सरस्वती दोनों हैं। भक्ति रस को रस रूप में स्थापित करने वाले दो आचार्य हैं,
रूप गोस्वामी और मधुसूदन सरस्वती, पर जो रूप गोस्वामी हैं वही मुख्य माने जाते हैं। रूप गोस्वामी ने अपनी कृति हरि भक्ति रसामृत सिंधु, रूप गोस्वामी की रचना है हरि भक्ति रसामृत सिंधु। इसमें मुख्य और गौड़ दो प्रकार का भक्ति रस माना है। इसके अनुसार भक्ति परमर्श रूपा है। तो भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठापित करने वाले रूप गोस्वामी हैं। तो हम 20-20 ही क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा नहीं। 2 वीडियो में हम एक पेपर को कवर करेंगे। 20 या 25 क्वेश्चन हमारा रहेगा एक वीडियो में। लंबा नहीं, छोटा ही रहे, पर हमारा मेन उद्देश्य है कि तैयार होना चाहिए बिल्कुल, ठीक एकदम। ये सब जितने हैं सब महत्वपूर्ण हैं और इसको आप लोग सुन सुन के तैयार कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आप लोगों को। मैं भी सुनती हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छे से तैयार होता है ये, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग भी इसे सुनिए और तैयार करिए। पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा नहीं, व्याख्या के साथ हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे 20-20 करके ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। तो फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसको आगे कंटिन्यू रखा जाए, कमेंट में बताइएगा। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। जो नए हो हमारे चैनल पे वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।